नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत कुमार और आज मैं आपको ले चल रहा हूं सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर, जहां एक ऐसा खौफनाक खेल खेला गया जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। यह कहानी है राजकुमारी की, जो हर सुबह अपनी स्कूटी पर काम के लिए निकलती थी। लेकिन 3 सितंबर की उस सुबह कुछ अलग था। जैसे ही राजकुमारी सरस्वती विहार से सूरजपुर की मुख्य सड़क पर पहुंची, मौत ने उनका रास्ता रोक लिया। अचानक 2 बाइक सवार बदमाश आए। बिना कुछ कहे सुने उन्होंने राजकुमारी पर गोलियां चला दी। राजकुमारी की चीखें सड़क पर गूंजने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। राहगीर स्तब्ध थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की पहचान उनके बैग में मिले पहचान पत्र से हुई। लेकिन असली पहेली यह थी, राजकुमारी को क्यों मारा गया? जांच शुरू हुई। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, स्थानीय लोगों से पूछताछ की, लेकिन हेलमेट पहने बदमाशों ने अपनी पहचान छिपाने का हर इंतजाम किया था। तब पुलिस ने परिवार से पूछताछ की। राजकुमारी की बेटी ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि उसकी मां ब्याज पर पैसे उधार देती थी और इसके लिए वह एक डायरी में सबका हिसाब रखती थी। कई लोगों के साथ पैसों का लेन देन अच्छा था, लेकिन कुछ रिश्ते इस वजह से बिगड़ चुके थे। और यहीं एक नई कड़ी सामने आई। बेटी ने बताया कि राजकुमारी का अपनी बहन के साथ भी पैसों को लेकर झगड़ा था। उसने शक जताया कि शायद इस हत्या की साजिश उसकी मौसी ने ही रची हो। हर बार पुलिस किसी सुराग के करीब पहुंचती तो मामला और उलझ जाता। जब राजकुमारी की बेटी ने अपनी मौसी पर हत्या का शक जताया, पुलिस इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। आखिर एक बच्चा अपनी मां की हत्या के लिए किसी करीबी पर उंगली उठा रहा था। पुलिस ने तुरंत राजकुमारी की बहन से पूछताछ शुरू की। पूछताछ का दायरा बढ़ा और परिवार के अन्य सदस्यों से भी सवाल जवाब किए गए। लेकिन कुछ घंटे की जांच के बाद पुलिस को महसूस हुआ कि बेटी शायद भावनाओं में बहकर यह आरोप लगा रही थी। राजकुमारी की बहन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि राजकुमारी की हत्या की वजह कहीं और छिपी हुई थी। जांच अब पति पुष्पेंद्र की ओर मुड़ी। जब उससे सवाल किए गए तो उसने एक नई कहानी पेश कर दी। पुष्पेंद्र ने पुलिस को बताया कि प्रॉपर्टी विवाद को लेकर राजकुमारी और उसके साड़ू भाई के बीच मनमुटाव था। साड़ू भाई, जो हरियाणा में रहता था, अब जांच के घेरे में आ गया। पुलिस की एक टीम हरियाणा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें जो मिला उसने हर किसी को हैरान कर दिया। साड़ू भाई आराम से अपने घर पर मौजूद था। आमतौर पर अपराधी घटना के बाद फरार हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। साड़ू भाई ने अपने ठिकाने के बारे में स्पष्ट जानकारी दी और अपने बयानों को मजबूत दलीलों से साबित किया। उसका आचरण और आत्मविश्वास यह बताने के लिए काफी था कि वह निर्दोष है। कई घंटे की जांच और पूछताछ के बाद पुलिस ने साड़ू भाई को क्लीन चिट दे दी। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो गया था। अगर वह दोषी नहीं, तो फिर कातिल कौन है? 3 सितंबर की उस मनहूस सुबह के बाद पुलिस कई दिनों तक सुराग ढूंढने में नाकाम रही। लेकिन फिर एक छोटा सा इत्तेफाक पुलिस को इस केस के असली गुनहगारों तक ले गया। घटना के 3 दिन बाद गौतम बुद्ध नगर में पुलिस एक नाकाबंदी कर रही थी। तभी एक बाइक पर 2 युवक आते दिखे। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने बाइक घुमाई और भागने लगे। इसके बाद जो हुआ वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। भागते हुए उन युवकों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन यूपी पुलिस, जो इन हालातों की आदी है, ने तुरंत पलटवार किया। थोड़ी देर की मुठभेड़ के बाद दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके नाम थे अनिकेत दुजाना और मोनू गुर्जर। जब पुलिस ने उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू की तो मामला धीरे धीरे सुलझने लगा। और फिर आया वो कबूलनामा जिसने इस केस की पूरी दिशा बदल दी। अनिकेत और मोनू ने खुलासा किया कि 3 सितंबर को उन्होंने ही राजकुमारी को गोली मारी थी। पुलिस ने जब पूछा क्यों, क्या राजकुमारी से कोई पुराना झगड़ा था, उनका जवाब था, नहीं साहब, हम उसे जानते भी नहीं थे। हमें सिर्फ काम दिया गया था, पैसे के लिए। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, उन्होंने एक और नाम का खुलासा किया, कपिल। कपिल, जो राजकुमारी का पड़ोसी था, ने इन दोनों को यह काम करने के लिए पैसे दिए थे। कपिल ने पहले एडवांस में कुछ पैसे दिए और बाकी रकम काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया था। पुलिस तुरंत कपिल के घर पहुंची और उसे हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने सारी बातें झुठलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसकी चुप्पी टूट गई। लेकिन कपिल की जुबान से जो सच सामने आया, उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया।
इस साजिश का मास्टरमाइंड मैं नहीं, राजकुमारी का पति है। पुलिस को कपिल से यह बयान सुनने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने जो बताया वो एक और बड़ा मोड़ लेकर आया। कपिल ने कहा कि पुष्पेंद्र यानी राजकुमारी का पति इस पूरी हत्या का असली मास्टरमाइंड था। राजकुमारी की मौत के बाद उसके पति पुष्पेंद्र को लोग एक बेसहारा इंसान के तौर पर देख रहे थे। उसकी आंखों से बहते आंसू और परिवार के प्रति उसका दुख सबको असली लग रहा था। लेकिन सच हमेशा पर्दे के पीछे छिपा रहता है। जब पुलिस ने मामले की गहराई में उतरना शुरू किया तो धीरे धीरे पूरा सच सामने आने लगा। पुष्पेंद्र, जो अपनी पत्नी की हत्या पर रो रहा था, वही इस खौफनाक साजिश का असली मास्टरमाइंड निकला। जब पुलिस ने पुष्पेंद्र को हिरासत में लिया और कड़ी पूछताछ शुरू की तो उसकी साजिश की परतें खुलती चली गईं। उसने खुद यह कबूल किया कि उसने ही राजकुमारी की हत्या की साजिश रची थी। राजकुमारी खुद को ओपन माइंडेड थॉट वाली मानती थी, लेकिन उसकी आजादी विवादों की वजह बन गई थी। नौकरी के बहाने घर से बाहर रहकर उसने कई लोगों से नजदीकी रिश्ते बना लिए जो पति पुष्पेंद्र के लिए असहनीय थे। भरोसा खत्म हो गया और उनका रिश्ता अंधकार में डूब गया। राजकुमारी के ये कदम उनकी शादी और उसकी खुद की जिंदगी के लिए विनाशकारी साबित हो रहे थे। लेकिन कहानी ने मोड़ तब लिया जब राजकुमारी के अतीत का एक साया सामने आया, उसका पुराना प्रेमी जीतू। कभी राजकुमारी ने जीतू पर इतना भरोसा किया कि अपनी सबसे गहरी बात उसे बता दी। उसने कहा, मेरा पति मुझे बहुत परेशान करता है, एक दिन मैं उसकी हत्या करवा दूंगी। लेकिन राजकुमारी को क्या पता था कि यही भरोसा उसकी मौत की वजह बन जाएगा। जीतू ने यह बातचीत चोरी छुपे अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। समय बीता और एक दिन उसने यह रिकॉर्डिंग पुष्पेंद्र को सुना दी। जैसे ही पुष्पेंद्र ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश की बात सुनी, उसका गुस्सा और डर हदें पार कर गए। उसी दिन उसने ठान लिया, अब या तो वो जिएगी या मैं। पुष्पेंद्र ने अपनी पत्नी को खत्म करने की ठान ली, लेकिन उसने यह खेल अकेले नहीं खेला। पड़ोसी कपिल, जिसने राजकुमारी से लिए कर्ज को वापस न करने की ठानी, इस षड्यंत्र का पहला मोहरा बना। फिर आया राजकुमारी का पुराना प्रेमी जीतू, जिसने अपने फायदे के लिए अपनी पुरानी मोहब्बत के खिलाफ साजिश रची। और आखिरी नाम था पुष्पेंद्र के चाचा का, जिसने राजकुमारी से उधार लिए पैसे लौटाने से इनकार कर दिया और मौका देखकर षड्यंत्र का मोहरा बन गया। इनके अलावा पुष्पेंद्र के मन में एक और लालच था, सरस्वती विहार का मकान, जो राजकुमारी के नाम पर था और उसके पास जमा 6 लाख रुपए। पुष्पेंद्र चाहता था कि यह सब उसकी मिल्कियत बन जाए। पुष्पेंद्र का मानना था कि राजकुमारी ने उसे पहले ही धोखा दिया था। उसके कई लोगों के साथ संबंध थे और अब वह उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। इन सब कारणों से पुष्पेंद्र ने पहले ही यह तय कर लिया था कि वह अपनी पत्नी की हत्या करवा देगा। पुष्पेंद्र ने अपनी पत्नी राजकुमारी की हत्या की साजिश को अंजाम देने के लिए अपने पड़ोसी कपिल के साथ मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। कपिल, जो पहले से ही सुपारी किलर्स को जानता था, ने मोनू गुर्जर और अनिकेत दुजाना नाम के शार्प शूटरों से संपर्क किया। हत्या का सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हुआ। 3 सितंबर को जब राजकुमारी अपनी स्कूटी पर काम के लिए निकली तो पुष्पेंद्र फोन के जरिए शार्प शूटरों को उसकी लाइव लोकेशन बता रहा था। सूरजपुर की सुनसान सड़क पर दोनों शूटरों ने राजकुमारी का पीछा किया और सही मौका पाकर उसे करीब से 3 गोलियां मारी। वारदात को अंजाम देकर वे बाइक पर फरार हो गए। हेलमेट पहनने की वजह से कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। घटना के कुछ ही दिनों बाद ग्रेटर नोएडा में पुलिस की नाकेबंदी के दौरान दोनों शूटर पकड़े गए। पुलिस के साथ मुठभेड़ में दोनों घायल हो गए और गिरफ्तार कर लिए गए। जब उनसे सख्ती से पूछताछ हुई तो उन्होंने हत्या की पूरी साजिश का खुलासा कर दिया। राजकुमारी की हत्या की यह खौफनाक साजिश, जिसमें पति, प्रेमी और पड़ोसी शामिल थे, यह दिखाती है कि स्वार्थ और लालच इंसान को कितनी हद तक गिरा सकते हैं। लेकिन अंत में न्याय ने अपना काम किया और दोषियों को उनके अपराध की सजा मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार और रिश्तों में संवाद और समझदारी बनाए रखना कितना जरूरी है। सही समय पर लिया गया कदम हमारी और हमारे अपनों की जिंदगी बचा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल बीइंग फेलोनिफाइड को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारी दूसरी वीडियो देखें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। धन्यवाद।